हेलो दोस्तों मैं संजय सिंह सब एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड से संबंधित राजनीति का जो प्रश्न पूछा जाता है, पॉलिटिकल का जो प्रश्न पूछा जाता है, या कहें कि नागरिक शास्त्र के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों का हम लोग ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो कल भी हमारा एक क्लास राजनीति से संबंधित हुआ था। आज भी हम लोग झारखंड की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए झारखंड के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देखें कि झारखंड में राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित कौन कौन से प्रश्न है जो मैंने आप लोगों के सामने आज उपस्थित किया है। आइए देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितना बार लागू हुआ है। तो देखिए, झारखंड बनने के बाद भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर बहुत जल्दी राष्ट्रपति शासन और अधिक बार लगा है ना। तो कितना बार लगा है, यही प्रश्न पूछता है कि झारखंड में कितना बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। इसके जब झारखंड बनी थी उसी समय छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड भी बना हुआ था, लेकिन अभी तक वहां पर मतलब राष्ट्रपति शासन अभी तक लागू नहीं हुआ है। लेकिन यहां पर झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका था। तो आपको बताना है कि झारखंड में कितना बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। प्रश्न यही है कि झारखंड में कितना बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, कितना बार हुआ है, जल्दी से बताइए आप लोग। 3 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार। तो इसका जो आंसर होगा आपका कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ है वो कितना बार लागू हुआ है, तो वो 3 बार लागू हुआ है। याद रखेंगे, इसका आंसर आप लोग करेंगे कितना बार, तो 3 बार। देखिए, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वो किस आर्टिकल के द्वारा लगाया जाता है, तो आर्टिकल भी आप लोग यहां पर देख लेंगे कि आर्टिकल जो है 356। ठीक है, हमारे यहां पर जो आपातकाल की जो व्यवस्था है वो 3 आपातकाल की व्यवस्था है, 3 है। पहला 352, आर्टिकल 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा आर्टिकल 356 के द्वारा राज्य स्तरीय आपातकाल। और तीसरा 360 के द्वारा हमारे यहाँ क्या है, वित्तीय आपातकाल। अगर किसी राज्य में शासन तंत्र विफल हो जाता है, शासन तंत्र अच्छा से नहीं चल पाता है, तब वहां पर राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से अनुरोध करते हैं कि यहां पर राष्ट्रपति शासन आप लागू कीजिए। तो आर्टिकल कितना के द्वारा लागू होगा, तो आर्टिकल 356 के द्वारा लागू होगा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन। राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति का क्या होता है, एजेंट होता है। 2-3 प्रश्न यहां से निकल गया। पहला आर्टिकल 356 आप लोग पढ़ लेंगे। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो आर्टिकल 356 के द्वारा राष्ट्रपति खुद शासन नहीं लागू करेगा, राज्यपाल के कहने पर लागू करेगा। इस चीज को याद रखेंगे। झारखंड में कितना बार हुआ है, तो झारखंड में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है बाबू, वो आपका 3 बार हुआ है। एक बार जो हुआ 2009 में लागू हुआ, फिर 2010 में लागू हुआ है, और 2013 में लागू हुआ है आपका राष्ट्रपति शासन। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, झारखंड में कितने नगर निगम हैं। झारखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी है, आपको बताना है। 9, 5, 8, 7, कितना होगा झारखंड में नगर निगम की संख्या, जल्दी से बताइए। इसका आंसर दीजिए आप लोग, तुरंत आंसर मिलना चाहिए।
तो झारखंड में कितने नगर निगम है? तो झारखंड में नगर निगमों की जो संख्या है वो कितना है? तो 9 है, याद रखेंगे, ठीक है। झारखंड में नगर निगम की संख्या कितनी है? तो झारखंड में नगर निगम की संख्या आपकी 9 है। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है और आप लोगों को इसका आंसर भी करना चाहिए। सही आंसर आप लोग कीजिएगा। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है, मतलब पहली महिला है, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल। का पद और व्यक्ति के रूप में कौन सा स्थान है? तो ये क्या पूछ रहा है? पद और व्यक्ति के रूप में, पद और व्यक्ति के रूप में कौन सा स्थान है? आपको बताना है कि पद और व्यक्ति के रूप में कौन सा स्थान है। जल्दी से बताइए कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का पद और व्यक्ति के रूप में कौन सा स्थान है? ये झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल है। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू को झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल, झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। इसका आंसर आप लोग दीजिए। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का पद और व्यक्ति के रूप में कौन सा स्थान है? जब ये राज्यपाल बनी तो ये व्यक्ति के रूप में कितवां स्थान पर ये गई हैं और पद के रूप में कितवां स्थान पर? तो दोनों जो होगा वो 9वां स्थान पर होगा। याद रखिएगा, पद के रूप में भी और व्यक्ति के रूप में भी ये 9वें स्थान पर। इसका मतलब ये हुआ इसके पहले 8 व्यक्ति जो है झारखंड के राज्यपाल वो बन चुके हैं। ठीक है, ध्यान पूर्वक प्रश्न को देखेंगे और ये जितने भी प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई मित्र, जरा ध्यान से आप लोग देख लेना इस प्रश्न को। मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम समय तक रहने वाला मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड में मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बताइए। मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन, कौन होंगे सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री? आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा आपका शिबू सोरेन होंगे। शिबू सोरेन जो थे वो 10 या 11 दिन तक वो मुख्यमंत्री रहे थे, शिबू सोरेन। ठीक है, याद रखिएगा 10 या 11 दिन तक ये मुख्यमंत्री आपका शिबू सोरेन रहे थे। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री किस विधानसभा के सदस्य हैं? झारखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है श्री हेमंत सोरेन जी हैं, ये किस विधानसभा के सदस्य हैं? रांची किस विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव जीत कर आए हैं? सदस्य नहीं कर सकते हैं, मतलब यहां पर हम कह सकते हैं किस विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव जीत कर आए हैं? रांची, जमशेदपुर पूर्व, धनबाद, बरहेट। यहां पर ट नहीं होगा, यहां पर ट होगा। ठीक है, ट होगा यहां पर, बरहेट है, बरहेट। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए हैं?
बताइए, रांची, जमशेदपुर पूर्व, धनबाद, बरहेट। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर क्या होगा? रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बरहेट। क्या आंसर होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बरहेट। याद रखेंगे, इसका आंसर बरहेट होगा। बरहेट का जो क्षेत्र है, ये जो बरहेट जो सीट है, विधानसभा क्षेत्र का जो ये सीट है, वो आपका एसटी सीट है। ये एसटी सीट है, समझ रहे हैं बात को। और ये जो बरहेट क्षेत्र, ये आपका साहेबगंज क्षेत्र में आता है। साहेबगंज क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जिला साहेबगंज जिला के अंतर्गत बरहेट विधानसभा क्षेत्र आता है। और ये कौन सा सीट है? तो एसटी सीट है, याद रखेंगे, ठीक है। श्री हेमंत सोरेन जी यहीं से चुनाव जीते हैं। वो दो जगह से लड़े थे, एक दुमका से भी लड़े थे और यहां से भी। तो दुमका का सीट उन्होंने छोड़ दिया, जीतने के बाद यहां से उन्होंने जीता है, बरहेट से। झारखंड में बसे इकलौते एंग्लो इंडियन गांव कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न भी है ये कि एंग्लो इंडियन गांव कौन सा है झारखंड में? एंग्लो इंडियन गांव कौन सा है बताइए। डाल्टनगंज है, मैक्लियोडगंज है, मैकलुस्कीगंज है, दार्जिलिंग है, कौन सा है? झारखंड में बसे इकलौते एंग्लो इंडियन गांव, डाल्टनगंज, मैक्लियोडगंज, मैकलुस्कीगंज, दार्जिलिंग। बताइए क्या इसका आंसर होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो मैकलुस्कीगंज होगा। याद रखेंगे, क्या आंसर होगा? मैकलुस्कीगंज होगा, ठीक है। और ये जो मैकलुस्कीगंज है, ये रांची क्षेत्र में आता है। रांची क्षेत्र में आता है मैकलुस्कीगंज। एंग्लो इंडियन गांव है। और झारखंड विधानसभा का जो सीट है ना, टोटल सीटों की संख्या कितनी है? तो 82 है, जिसमें से 81 जो होते हैं वो निर्वाचित होकर आते हैं और एक जो सदस्य होते हैं वो एंग्लो इंडियन जाते हैं, है ना। तो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कौन करता है? तो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति विधानसभा में राज्यपाल करते हैं। आर्टिकल कितना के द्वारा? तो आर्टिकल 333 के द्वारा। याद रखेंगे, एंग्लो इंडियन के लिए आर्टिकल कितना है? तो 333 है एंग्लो इंडियन के लिए। एंग्लो इंडियन के लिए आर्टिकल आपका 333 है, ठीक है। चलिए, रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितना विधानसभा क्षेत्र आता है? तो इस तरह का बहुत सारा प्रश्न आपको पूछ सकता है, जैसे जमशेदपुर हो गया या गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र हो गया। तो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितना विधानसभा क्षेत्र आता है? तो कुछ इस तरह के जिलों को आप लोग पढ़ लेंगे, लोकसभा क्षेत्र को पढ़ लेंगे कि इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितना विधानसभा का क्षेत्र आता है। तो उसी प्रकार हमने एक प्रश्न दिया था कि रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? 6, 5, 4, 7। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर? 6, 5, 4, 7। तो रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितना विधानसभा का क्षेत्र आता है? तो रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा के क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 6 है। याद रखेंगे, कितनी संख्या है? तो 6 है, ठीक है, 6 है। मुख्यमंत्री जन वन योजना के लिए वृक्षारोपण की अधिकतम सीमा
अधिकतम सीमा, वृक्षारोपण की अधिकतम सीमा के लिए कितना भूमि प्रदान किया जाता है? वृक्षारोपण की अधिकतम सीमा के लिए कितना भूमि प्रदान किया जाता है? बताइए। मुख्यमंत्री जन वन योजना के लिए वृक्षारोपण की अधिकतम सीमा कितना है? जन वन योजना, मुख्यमंत्री जन वन योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री जन वन योजना के लिए वृक्षारोपण की अधिकतम सीमा कितनी है? वृक्षारोपण की अधिकतम सीमा कितनी है? तो अधिकतम सीमा जो है, अधिकतम सीमा 50 एकड़ है। अधिकतम सीमा 1 एकड़ से चालू होगा 50 एकड़ तक, है ना। इसका आंसर हम लोग लगाएंगे 50 एकड़ है। प्रधानमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2012, 2011, 2013, 2014। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? आप लोग बताएंगे। लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है? 2012, 2011, 2013, 2014। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 2012 में, 2011 में, 2013 में, 2014 में। बताइए। तो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की जो शुरुआत हुई है वो आपका 15 नवंबर 2011 को शुरुआत हुआ। तो आंसर लगाएंगे 15 नवंबर 2011। याद रखेंगे 15 नवंबर 2011, यहां पर लिख देंगे 15 नवंबर, 15 नवंबर, ठीक है। 15 नवंबर 2011 को मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई है। मतलब अगर बालिका जो जन्म लेती है ना, तो जन्म से ही उसको पैसा 6 क्लास तक 2000 रुपया मिलता है। फिर उसके बाद पैसा का जो राशि जो है वो आगे बढ़ना चालू हो जाता है, ठीक है। 9 क्लास में मिलेगा, 11, 12 क्लास में उसको पैसा का राशि मिलता है। 21 साल की उम्र तक उनको पैसा दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो शुरुआत कब हुआ था? तो शुरुआत 15 नवंबर 2011 को हुआ था। याद रखिएगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जन्म से 6 क्लास तक आपको 2000 रुपया मिलता है। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। जन्म से 6 क्लास तक 2000 रुपया आपको मिलेगा, है ना, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत। मुख्यमंत्री शिक्षा ऋण गारंटी निधि के निर्माण के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? मुख्यमंत्री शिक्षा ऋण गारंटी निधि के निर्माण के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया? 25 करोड़, 50 करोड़, 65 करोड़, 75 करोड़। बताइए। शिक्षा ऋण गारंटी निधि के निर्माण के लिए मतलब झारखंड के जो छात्रगण हैं जिनका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन है, तो क्या किया जाएगा? झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा आपको शिक्षा ऋण गारंटी का स्कीम की सुविधा आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इसके लिए कितना राशि झारखंड सरकार ने आवंटित किया है, दिया है? कितना राशि आवंटित किया है? तो आवंटन की जो राशि है वो कितना है? 50 करोड़ रुपया। याद रखिएगा, आवंटन की राशि कितनी है? 50 करोड़ रुपया।
50 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। अब झारखंड में जो भी इसका लाभ उठा सकते हैं वो उठाएं अपना, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है वही इसका लाभ उठाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने पैसा दे दिया। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत है ना। कहने का मतलब यह हुआ कि वह कोई ऐसा जिला होगा जहां पर कुल उसकी जनसंख्या होगी, उस जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा होगा। ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है ना। इस ऑप्शन के अनुसार देवघर, बोकारो, रांची, धनबाद ग्रामीण जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत है। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से, ये 4 जिला में से किसमें कुल जनसंख्या के ग्रामीण जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत है? आप लोग बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा कि धनबाद। इसका आंसर जो होगा आपका वो कौन सा होगा? धनबाद। धनबाद में आप देखेंगे कि वहां पर जो ग्रामीण जनसंख्या जो धनबाद में है वो 38.67% है। ग्रामीण जनसंख्या है ना, ग्रामीण जनसंख्या धनबाद में कितना है? 38.67% है। ठीक है। और इसके बाद जो जनसंख्या बच गया वो आपका क्या हो गया? शहरी जनसंख्या हो गया। समझ गए बात को? तो शहरी जनसंख्या कितना हो गया? 61.24% आपका शहरी जनसंख्या हो गया धनबाद में, इस ऑप्शन के अनुसार। ऐसे झारखंड में सबसे ज्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या देखने को मिलता है वो आपको कहां देखने को मिलता है? तो वो आपको गोड्डा में, है ना। तो क्रम उसका लिख लेंगे कि सबसे ज्यादा गोड्डा है, गोड्डा में आपको ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा देखने को मिलता है उस क्षेत्र के कुल जनसंख्या का। दूसरा जो आता है वो आपका गढ़वा है, गढ़वा है। तीसरा जो आता है चतरा है। चौथा जो आता है वो आपका गुमला है ना, गुमला। और 5वां नंबर में आपका आएगा दुमका। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत इसी 5 जिला में आपको झारखंड में देखने को मिलता है। पहला गोड्डा, दूसरा गढ़वा, तीसरा चतरा, चौथा गुमला, 5वां दुमका। इसको VVI कर दीजिए आप लोग, है ना। अगर इस प्रश्न को VVI नहीं करते हैं तो इसको आप जरूर VVI कर लें, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या झारखंड में कहां देखने को मिलेगा? इंच देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है बोर्ड पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। सेंद्रा पर्व जनजाति की संस्कृति धरोहर है। सेंद्रा एक पर्व है। सेंद्रा क्या है? एक पर्व है, त्योहार है। ये सेंद्रा एक प्रकार का ये त्योहार है। ठीक है। और ये किस जनजाति का त्योहार है? होरो, संथाल, उरांव, है ना, गोंड, किसका है सेंद्रा पर्व? और इस बार लॉकडाउन में सेंद्रा पर्व भी कुछ प्रभाव पड़ा है, इस पर्व पर भी कुछ प्रभाव पड़ा है। तो सेंद्रा पर्व जनजाति की संस्कृति धरोहर है। किस जनजाति की संस्कृति धरोहर है सेंद्रा पर्व? तो बताइए। तो सेंद्रा पर्व जो है ये आपका उरांव जनजाति का संस्कृति धरोहर है। किस जनजाति का संस्कृति धरोहर है? तो उरांव जनजाति का ही आपका संस्कृति धरोहर है, उरांव जनजाति का। ठीक है। इस पर्व में क्या होता है? शिकार उत्सव किया जाता है, शिकार उत्सव, है ना।
शिकार उत्सव कहने का मतलब ये होता है कि इस पर्व में शिकार किया जाता है, जानवरों को छुपकर मारा जाता है। यही पर्व की सबसे बड़ी विशेषता है। इस पर्व का, सेंद्रा पर्व का शिकार उत्सव किया जाता है इसमें। और इस बार लॉकडाउन में क्या हुआ कि लोग घर से नहीं निकल पाए, इस कारण से शिकार वो कर नहीं पाए, है ना, याद रखिएगा। पलामू क्षेत्रों में इसका ज्यादा देखने को मिलता है। पलामू क्षेत्र में, पलामू क्षेत्र इस पर्व का ज्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ऐसे तो झारखंड में हर जगह ये मनाया जाता है, जहां पर भी उरांव जनजाति है इस पर्व को मनाती ही मनाती है, लेकिन पलामू क्षेत्रों में इसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, सेंद्रा पर्व का। झारखंड में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? झारखंड में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? 20, 22, 23, 25 क्या होगा झारखंड में न्यायाधीशों की संख्या? बताइए। 20, 22, 23, 25। तो झारखंड में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कितनी है? 20, 22, 23, 25। तो आप मान के चलेंगे कि झारखंड में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 25 होनी चाहिए, है ना। लेकिन सुन लीजिए, एक बात को आप यहां ध्यान में रखेंगे, किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कितनी संख्या होगी, है ना, ये निश्चित नहीं है ना, ये निश्चित नहीं है। उस न्यायालय का, उस उच्च न्यायालय का क्षेत्र विस्तार को देखकर वहां पर न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की जा सकती है। लेकिन हाँ, एक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होना आवश्यक है। तो झारखंड में कितना है? झारखंड में 25 है, लेकिन वर्तमान में अभी झारखंड में 19 न्यायाधीश कार्यरत हैं। झारखंड में कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में अभी कितना है झारखंड में? 19 है। वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में आपका 19 न्यायाधीश है, याद रखेंगे। 19 न्यायाधीश आपका वर्तमान में, ठीक है। आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल आता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए? आर्टिकल 214, है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। आर्टिकल 214 आता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस आयु वर्ग के युवाओं के लिए लक्षित करता है? किस आयु वर्ग के युवाओं के लिए लक्षित करता है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, आपको बताना है। कौशल योजना कहने का मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवाएं होते हैं, युवा वर्ग के जो लोग हैं, उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उनमें कौशलता डाली जाएगी और उस कौशलता के माध्यम से वो क्या करेंगे? अपना रोजगार वो तलाशने का प्रयास करेंगे, है ना। जैसे कंप्यूटर सिखा देना, है ना, हस्तकला के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत, तो उसको बताया जाएगा। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस आयु वर्ग के युवाओं के लिए लक्षित करता है? तो बताइए कौन सा आयु वर्ग होगा? तो 15 से 35 वर्ष, याद रखेंगे। 15 से 35 वर्ष मतलब मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद 10 क्लास से ही आपका चालू हो जाएगा कौशल विकास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में। 15 से 35 वर्ष किसी भी युवाओं को जिनका उम्र 15 वर्ष हो चुका है, 15 से 35 वर्ष तक के जो भी युवा वर्ग के जो लोग हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उनका स्किल डेवलप किया जाएगा। झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता के समान है, बताइए। झारखंड राज्य के महाधिवक्ता
की जो योग्यता होती है वो किसके समान होती है? राज्य के उप मुख्यमंत्री, राज्य के सचिव, राज्य के मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समान होती है? महाधिवक्ता की योग्यता देखिए, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है ये विधि अधिकारी होता है। राज्य का क्या होता है? ये विधि अधिकारी होता है ना। सरकार को, राज्य सरकार को कानून के बारे में, है ना, मतलब राज्य सरकार का एक वकील कहें तो ये राज्य सरकार का वकील होगा, राज्य का महाधिवक्ता। जो इसकी योग्यता होती है किसके समान होती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता के समान होती है। महाधिवक्ता की जो योग्यता होती है वो किसके समान होती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के योग्यता के समान होती है। याद रखिएगा, सर्वोच्च विधि के अधिकारी होगा। आर्टिकल इसके लिए कौन सा है? आर्टिकल आपका 165 है, याद रखेंगे। महाधिवक्ता के लिए आर्टिकल कौन सा है? 165 है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति आपका राज्यपाल करेगा। झारखंड राज्य के राज्यपाल या जहां भी किसी भी राज्य में महाधिवक्ता होंगे उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो उसकी नियुक्ति आपका राज्यपाल करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और आर्टिकल कितना है? तो आर्टिकल आपका 165 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। झारखंड विधानसभा में सत्र नहीं होता है। झारखंड विधानसभा में सत्र नहीं होता, तो कौन सा ऐसा सत्र है जो झारखंड विधानसभा में नहीं होता? बजट, मानसून, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, बताइए। झारखंड विधानसभा में सत्र नहीं होता है तो कौन सा ऐसा सत्र है जो नहीं होता है? कौन सा ऐसा सत्र होगा जो नहीं होगा? तो एक चीज को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, चाहे झारखंड क्षेत्र हो, चाहे भारत देश का कोई भी राज्य हो, चाहे भारत का सत्र हो, है ना, भारत मतलब केंद्र सरकार का सत्र हो या फिर राज्य सरकार का सत्र हो, सत्र 3 होते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। आप लोग हमेशा सोचते होंगे कि नहीं, हम लोगों के पास भी BMW गाड़ी होना चाहिए, BMW गाड़ी जो होना चाहिए हम लोगों के पास भी होना चाहिए। नहीं, जॉब जब करेंगे तो आप लोगों के पास भी BMW होगा। यही 3 सत्र है बाबू, यही 3 सत्र है। पहला बजट सत्र हो गया, बजट सत्र हो गया, दूसरा मानसून सत्र हो गया, मानसून सत्र हो गया, और तीसरा जो हो गया विंटर सत्र हो गया, शीतकालीन सत्र। जैसे अभी देखिएगा शीतकालीन सत्र चलेगा, केंद्र में भी राज्यों में भी चलता है। तो बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। तो ग्रीष्मकालीन जो सत्र होगा ये नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीष्मकालीन सत्र। और ये सब तीनों सत्र जो होते हैं, बजट सत्र होते हैं आपका, बजट सत्र होता है, फिर आप देख सकते हैं आपका मानसून सत्र मानसून सत्र होता है, और फिर यहीं पर आ जाइए आप, विंटर सत्र भी आपका होता है, विंटर सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी और विंटर सत्र भी, तीनों सत्र होता है आपका। चलिए, है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं BMW, ठीक है। ये 3 सत्र होंगे बस। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर ग्रीष्मकालीन हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीष्मकालीन हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। झारखंड राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए निम्न इकाइयों में से कौन सा नामित किया गया है? कौन सा नामित किया गया है बताइए। झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, झारखंड राज्य सड़क और पुल विकास प्राधिकरण, झारखंड राज्य ग्रामीण विकास प्राधिकरण, ग्राम और ग्राम पंचायत सड़क विकास प्राधिकरण। झारखंड राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए निम्न इकाइयों में से कौन सा नामित किया गया है? झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, झारखंड राज्य सड़क और पुल विकास प्राधिकरण, झारखंड राज्य ग्रामीण विकास प्राधिकरण, ग्राम और ग्राम पंचायत सड़क विकास प्राधिकरण। कौन सा आंसर होगा? जल्दी से दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण। आंसर क्या होगा? झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण। ठीक है, चलिए। झारखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? झारखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? आपको बताना है कब लागू हुआ पहली बार राष्ट्रपति शासन। बताइए। झारखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है वो 19 जनवरी 2019 को 2009 को लागू हुआ है। 19 जनवरी 2009 को लागू हुआ था पहली बार, है ना। 19 जनवरी 2009 को लागू हुआ था। 9 था, 10 था और फिर आपका एक 13 था। 9, 10, 13। झारखंड राज्य की सरकारी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा हंटर गेदर प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया है? मतलब हंटर गेदर कहने का मतलब झुंड में शिकार करता है। वह कौन सी जनजाति है जो झुंड में जाकर शिकार करता है? तो आपको बताना है हंटर गेदर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किस जनजाति को हंटर गेदर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? वह कौन सी जनजाति है जिसे हंटर गेदर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। ऐसे झारखंड में देखेंगे, झारखंड में टोटल जो जनजाति का जो संख्या है वो कितना है? टोटल जनजाति कितना है? तो टोटल आपका 32 जनजाति है। समझ गए? यहां पर आंसर दीजिए क्या होगा? हंटर गेदर के रूप में जाना जाता है जो झुंड में जाकर शिकार करता है। तो कौन सा जनजाति होगा? तो कोरबा जनजाति है। कोरबा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के पलामू क्षेत्रों में भी कोरबा जनजाति आपको देखने को मिलेगा, है ना। झारखंड का पलामू क्षेत्र, पलामू क्षेत्रों में कोरबा जनजाति आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है? वह कौन सी आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है? आपको बताना है आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है। आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है मेखला चादर, प्रांची और परहन, फेरन, भगवान।
कौन सा होगा? आदिवासी महिलाओं का पारंपरिक पोशाक है। जल्दी से बताइए, आदिवासी महिलाओं का पारंपरिक पोशाक कौन सा है? तो परहन। ये जो इसमें एक और होगा, जैसे लाल साड़ी पहनती, सफेद और लाल बॉर्डर लगा हुआ साड़ी है जो उन लोग पहनती है ना। तो पाड़ा कह सकते हैं, पाड़ा होगा यहाँ पर, और परहन होगा, पीहरन होगा। इसका आंसर 2 होगा, याद रखेंगे, है ना। ऑप्शन में कुछ गलती है, पीहरन होगा और पाड़ा साड़ी लोग पहनती है, 2 नंबर। एक चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि क्लास के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 94 70 91 88 96, है ना। क्लास कब कब स्टार्ट होता है ना, यहाँ पर क्या क्या सब्जेक्ट का क्लास चलता है, किस किस एग्जाम का प्रिपरेशन करवाया जाता है, नोट्स किस सब्जेक्ट के उपलब्ध है ना। तो ये सब सभी की जानकारी आपको इस नंबर पर कॉल करने से आपको प्राप्त होगी। तो कृपया करके इस नंबर पर आप लोग जरूर कॉल करें और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलो, झारखंड का वह एकमात्र आदिवासी नेता कौन है जिसका चित्र संसद के सेंट्रल हॉल में लगा हुआ है? बताइए, झारखंड का वह एकमात्र आदिवासी नेता जिसका चित्र संसद के सेंट्रल हॉल में लगा। सिद्धू मुर्मू, तिलक मांझी, बिरसा मुंडा, धनंजय महतो, किसका है? बताइए आप लोग। झारखंड का वह एकमात्र आदिवासी नेता कौन है जिसका चित्र संसद के सेंट्रल हॉल में लगा हुआ है? तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा आपका बिरसा मुंडा होगा, याद रखेंगे, बिरसा मुंडा, है ना। झारखंड का वह एकमात्र आदिवासी नेता जिसका चित्र सेंट्रल हॉल में लगा हुआ है, वह कौन है? तो बिरसा मुंडा है। चलो, झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था जिसका गठन 1949 में किया गया था? कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आदिवासी महासभा, भारतीय समता पार्टी। झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था जिसका गठन 1949 में किया गया है? बताइए, झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था जिसका गठन आपका 1949 में किया गया? कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आदिवासी महासभा, कौन होगा? तो आंसर होगा आपका आदिवासी महासभा, याद रखेंगे। क्या आंसर होगा? आदिवासी महासभा। 1994 में जेजेपी की स्थापना हुई। तो यहां से एक पॉइंट निकल जाता है कि जेजेपी की स्थापना कब हुई है? तो जेजेपी की स्थापना 1994 में हुई, जिसके अध्यक्ष का भी प्रश्न आ जाता है, रामदयाल मुंडा है, और महासचिव सूरी सिंह है बेसरा, सूरी सिंह बेसरा है। यह जेजेपी निरूपित, जेजेपी का फुल फॉर्म क्या है? इसके अनुसार जेजेपी क्या है? जोहार पब्लिक पार्टी, झारखंड पीपल्स पार्टी, झारखंड पब्लिक पार्टी, जोहार पीपल्स पार्टी, क्या होगा? आपको बताना, इसका आंसर देना है। बताइए, जेजेपी के अध्यक्ष कौन है? रामदयाल मुंडा है, और सचिव कौन, महासचिव कौन है? सूर्यकांत सिंह घेवरा, सूरी सिंह बेसरा। तो इसका आंसर क्या होगा? झारखंड पीपल्स पार्टी। इसका आंसर क्या होगा? झारखंड पीपल्स पार्टी होगा। वर्ष 2000 में झारखंड का जब नया राज्य बना तो उस समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन थे?
आपको बताना है नीतीश कुमार थे, राबड़ी देवी थे, जीतन राम मांझी थे, लालू यादव थे। कौन थे? जब झारखंड राज्य बना 2000 में, है ना, तो उस समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? तो उस समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। उस समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? तो उस समय जो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे वो राबड़ी देवी थे, है ना, याद रखिएगा, राबड़ी देवी थे उस समय बिहार के मुख्यमंत्री। झारखंड में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के लिए पहली लोक अदालत कब बनाई गई थी? झारखंड में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के लिए पहली बार अदालत कब बनाई गई थी? है ना, जिसको हम लोग नरेगा के नाम से जानते हैं, अब उसको मनरेगा कहते हैं। महात्मा गांधी, है ना, गारंटी रोजगार योजना, महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना। झारखंड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट के लिए पहली बार अदालत कब बनाई गई थी? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो पहली लोक अदालत जो बनी थी वो आपका 2009 में बना था, याद रखिएगा। पहली लोक अदालत कब बनी थी? तो 2009 में लगाई गई थी पहली लोक अदालत। छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, पारित किया गया था? छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट जो पारित किया गया है वो आपका 1908 में पारित किया गया। छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट आपका कब पारित किया गया था? तो 1908 में पारित किया गया है। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट का उद्देश्य क्या है? सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट का उद्देश्य क्या है? राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, नए निवेशों को सुविधा प्रदान करना, कारोबार करने में आसानी से सुधार लाना, उपयुक्त सभी। क्या होगा? सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 का क्या उद्देश्य है? तो सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 का जो उद्देश्य है वो उपयुक्त सभी है। इस चीज को याद रखेंगे, उपयुक्त सभी। राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है, नए निवेशों की सुविधा प्रदान करना है, कारोबार करने में आसानी से सुधार भी लाना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, कुडुख भाषा के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। झारखंड ने कुडुख को एक भाषा के रूप में मान्यता दी और छात्र अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा इसकी लिपि में लिख सकते हैं। कुडुख की लिपि को तोलोंग सीकी कहा जाता है। कुडुख द्रविड़ परिवार की एक जनजाति भाषा है। क्या होगा इसका आंसर? आप लोग दीजिएगा, है ना। मतलब छात्र जब अपना अंतिम परीक्षा जो है ना, अंतिम परीक्षा इस लिपि में आप लिख सकते हैं, कुडुख लिपि में, ठीक है। ये तोलांग सीकी, इसकी लिपि को क्या कहा गया है? तोलांग सीकी कहा गया है। ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर उपयुक्त सभी होगा, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। अब मैंने आपको बताया है कि सब एग्जाम चैनल में किस किस एग्जाम का प्रिपरेशन होता है, कब कब होता है कि नहीं, नोट्स किस प्रकार है,
वो सभी की जानकारी आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए जेपीएससी का एग्जाम कब होगा, उसकी तैयारी कब चल रही है, जेएसएससी का तैयारी कब चल रहा है, सीटेट का जो प्रिपरेशन है वो कब यहाँ पर प्रारंभ हुआ है, तो जितनी भी जानकारी आपको प्राप्त करनी हो, है ना, तो इस नंबर पर 94 70 91 88 96 पर आप लोग कॉल करेंगे, है ना, और इस नंबर पर बहुत सारी सुविधाएं आपको प्राप्त हो जाएगी। एग्जाम के समय हमारा क्रैश कोर्स भी यहाँ पर चलता है ना। जैसे मान लीजिए कि जेएसएससी आने वाला है मार्च अप्रैल में, तो मार्च अप्रैल में आने वाला है, तो अभी तो हमारा विस्तृत क्लास चल रहा है, लेकिन क्या होगा कि 1-2 महीना के लिए, 1.5 महीना के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओनली फॉर क्रैश कोर्स करवाते हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग क्या करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, है ना, और उन प्रश्नों की आने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा होती है। उन्हीं प्रश्नों को हम लोग क्रैश कोर्स में उठाते हैं, तो क्रैश कोर्स का भी यहाँ पर हमारा तैयार हो जाता है। और आप देखेंगे कि सप्ताह में आपका टेस्ट हो रहा है, इसकी भी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, किस किस सब्जेक्ट की टेस्ट हो रही है। मैराथन क्लास महीना में एक हमारा मैराथन क्लास होता है हमारे टीम के द्वारा, तो उसकी भी जानकारी आपको प्राप्त हो, मतलब जितनी भी जानकारी है एग्जाम से संबंधित, है ना, क्लास से संबंधित हो, है ना, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो उस डाउट को भी आप कॉल करके क्लियर करवा सकते हैं। तो ये सभी की जानकारी आपको इस नंबर पर प्राप्त होगी, और कृपया करके इस नंबर पर कॉल करें, जानकारी लें, और जितना जल्दी हो सकता है सब एग्जाम चैनल के माध्यम से जुड़े। ठीक है मित्र, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। चलिए और 1-2 प्रश्न देख लेते हैं। और 2 प्रश्न है, झारखंड में राज्यसभा से सदस्य हैं, है ना, वह व्यक्ति जो झारखंड में राज्यसभा से सदस्य है और जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य कोषाध्यक्ष का एक उद्योगपति भी है ना, वह कौन होंगे? जयंत सिन्हा, महेश पोद्दार, रविंद्र कुमार पांडे, करिया मुंडा, कौन होगा? तो आंसर क्या होगा? महेश पोद्दार होगा। याद रखिए ये बीजेपी से है, महेश पोद्दार किससे है? तो बीजेपी से है ना, और राज्यसभा के सदस्य हैं ये। झारखंड में प्रवर्तित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का टोल फ्री नंबर क्या है? ये प्रश्न पूछता है कि टोल फ्री नंबर क्या है आयुष्मान भारत का, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का टोल फ्री नंबर क्या है? टोल फ्री नंबर क्या है आपको बताना है। टोल फ्री नंबर 1355 1544 4 1455 1555, क्या आंसर होगा? झारखंड में प्रवर्तित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का टोल फ्री नंबर क्या है? तो टोल फ्री नंबर है 14555। याद रखेंगे टोल फ्री नंबर क्या है? 14555। ठीक है, तो इस प्रकार आज आपका 30 प्रश्न मैंने आपको करवाया झारखंड से संबंधित, ये 30 प्रश्न है। और ध्यान रखिए इस नंबर पर आप लोग जरूर एक बार कॉल करें, और जितना जल्दी हो सकता है वो आप सब एग्जाम चैनल से जुड़ने का प्रयास करें। बहुत अच्छा प्रिपरेशन, बहुत एकदम स्मार्ट क्लास हमारे यहाँ पर चल रहा है मित्र। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।